ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? ये बेटा कल मैं बात ही कर रहा था कि इन केस ऑफ अ कंपनी कैपिटल ओनर की जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है और जब प्रॉफिट्स रिटेन होते हैं बिजनेस में उनको एक ही लेजर में कंबाइन करने की बजाय दो अलग-अलग लेजर्स में रखा जाता है। ठीक है सर, ओनर की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में और जब प्रॉफिट है उसमें से जो डिविडेंड है वो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स से लेजर। रिटेन्ड अर्निंग्स से काइंडली लेजर दोबारा तरह देख लें सेकंड ईयर का। अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस ना हो तो फिर सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स चार मेन चीजें अपने जहन में रखनी है। ब्रॉट डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स, उसमें फिर क्या ऐड हो जाएगा? ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है? ये नेट प्रॉफिट है जो कैपिटल में ऐड होता था। और अगर कोई ड्राइंग्स सॉरी कोई डिविडेंड दिया हुआ है तो वो डेबिट होकर लेस हो जाएगा, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएंगी, अगले साल क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा, फिर प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, डिविडेंड लेस हो जाएगा, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेट। ठीक है, तो ये अब जरा सीक्वेंस याद रखना। नेक्स्ट एक और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर में ही अभी थोड़ा सा लिखना, बाकी में बुक अब है ना, अगर इसी में जगह यहीं से लिखा वही शुरू करें। एक हेडिंग लिखें इनिशियल मेजरमेंट ऑफ, आप फर्स्ट की बेटा बातें खत्म कर दिया जाएगा। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ अगर थोड़ी सी जगह तो नेक्स्ट पेज पर है, अगर आधा से सफा तो नेक्स्ट। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी आई 16 की डिस्कशन चल रही है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वर्ड याद है? ये कौन से एसेट्स होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये वो टेंजेबल एसेट्स होते हैं जो हेल्ड फॉर यूज हो और इनकी लाइफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हो। तो एग्जांपल्स दो दिन बोलो। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सचर, उन्हीं की बड़ा बहस हो रही है। लैंड तो नहीं है, लैंड भी है बस डेप्रिशिएट नहीं होती। लैंड भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, लेकिन लैंड डेप्रिशिएट क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी लाइफ नहीं, उसकी लाइफ इनडेफिनिट होती है, उसकी लाइफ अनडिटर्मिनेबल है। बड़ा लैंड इज पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सर। So property plant equipment are those assets which are held for use and they have a useful life of more than 1 year। अब इस तरह की छोटी छोटी चीजें जरा ध्यान में आनी चाहिए। मैंने अब हेडिंग लिखी है इनिशियल मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कोई भी अगर आप आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदेंगे तो इनिशियली हमेशा उससे मेजर करेंगे एट कॉस्ट। लिखें एक सेंटेंस है, इनिशियल मेजरमेंट इज ऑलवेज एट initial measurement of an item of property plant and equipment is always at cost। अब cost लेकिन doesn't means purchase price only। cost means purchase price plus all expenses incurred to bring the asset into working condition। मसलन installation cost, तीन चार चीजें मेन ध्यान में रखा करें, installation cost, wiring cost, transportation cost, वो सारी अमाउंट्स एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी हैं, वो प्लस करके टोटल कॉस्ट। अगर कोई सेकंड हैंड एसेट है तो उसकी ओवरहॉलिंग कॉस्ट। आया था वर्ड कभी? Yes, sir. ये बड़ा आप जो बात कर रहे हैं वो आप नई चीज़ों की बात कर रहे हैं। कोई भी पुरानी चीज़ अगर आप लें तो आप मार्केट वैल्यूज की बात कर रहे हैं, हम शायद किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं। ये डेप्रिसिएशन का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं।
डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही कुछ और है, उसका रहने दें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही नहीं जो आप कह रहे हैं। सेकेंड हेडिंग लिखें, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट तो हमेशा कॉस्ट पे ही होती है, लेकिन कोई एसेट अगर आपने इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया है तो अब इसे फ्यूचर में आपने अपनी बुक्स, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कैसे रखना है, इसके लिए दो मेथड्स हैं। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब क्या होगा? बाद में, इनिशियली तो कॉस्ट पे एसेट रिकॉर्ड हो गया, मसलन को मशीनरी लिए तो क्या एंट्री होगी? मशीनरी डेबिट कॉस्ट कैश क्रेडिट एट इट्स कॉस्ट, ठीक है। कोई बिल्डिंग ले, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट कॉस्ट पे, तो ये तो हो गया। अब एसेट खरीद लेने के बाद में अब इसका क्या करना है? नहीं, बाद में इसका क्या करना है, इसे कहते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंटली खरीदने के बाद अब सब्सिक्वेंटली इसे कैसे मेजर करना है, इसका मीनिंग, इस मतलब मेरी इस बात का मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, बाद में कैसे मेजर करना है। अब आपने, प्लस मेरी बात सुन लीजिएगा, आपने अभी तक बस यही पढ़ा कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किसी भी एसेट की अगर करनी है तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना और डब्ल्यूडीवी निकालना। लेकिन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के असल में दो मॉडल्स हैं, लेट मी कंप्लीट। एक है कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल वही है जो आपको पता है, कॉस्ट पे इनिशियली रिकॉर्ड करना और सब्सिक्वेंटली बस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके डब्ल्यूडीवी निकालने और उस डब्ल्यूडीवी की बेस पे या उस कैरिंग अमाउंट की बेस पे अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हर साल के एंड पे इस एसेट को प्रेजेंट करना। ये बात तो सबको पता है सर। तो ये सब्सिक्वेंटली मेजर कैसे होता है? कॉस्ट में से बस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किए? किसे कहते हैं? कॉस्ट मॉडल। अभी तक आपने पहले पढ़ा, आपके सिलेबस में बस यही था, लेकिन IAS 16 में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के दो मॉडल्स हैं। एक तो कॉस्ट मॉडल है जिसकी बहस हो गई है, जिसका आपको पता है, लेकिन इसी के अगेंस्ट एक रिवैल्यूएशन मॉडल भी है। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है वो इंशाल्लाह भी आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, लेकिन आप सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के नीचे इस हेडिंग्स बना लें। देयर आर हाउ मेनी मॉडल्स टू मेजर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सब्सिक्वेंटली? कौन कौन से? कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल, यहाँ तक जरा लिखना। रिवैल्यूएशन मॉडल बाद में, इनिशियल मेजरमेंट का मतलब है कि जब एसेट लेंगे तब क्या करना है, तो तब कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेना। अब इसके बाद क्या करना है, ये है, इसको इंग्लिश में कहेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। बाद में कैसे मेजर करना है, ये है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। एक तरीका क्या है बाद में कैसे मेजर करना है? कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट करना, एसेट को कॉस्ट पे ही रखें और बस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करना है, यूजफुल लाइफ रेट डिसाइड करना है, जितनी डेप्रिसिएशन बनती हैं वो कॉस्ट में से माइनस करना है और जो कैरिंग अमाउंट आएगी उसी कैरिंग अमाउंट पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखना है। तो ये तो कॉस्ट मॉडल है। सब्सिक्वेंटली करेंगे ना, क्या एसेट जैसे ही पहले दिन आएगा साथ ही डेप्रिसिएशन शुरू कर देंगे? जब टाइम पीरियड गुजरेगा बाद में करेंगे। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? बाद में कैसे मेजर करेंगे? तो बाद में मेजर करने का एक तरीका आपको क्या पता है? कॉस्ट मॉडल। अच्छा, मैंने कैरिंग अमाउंट वर्ड लिखा, डेफिनेटली इसके और क्या क्या नाम पढ़ चुके हैं अब हम, लेकिन वैसे सबसे बेस्ट वर्ड यही है कैरिंग अमाउंट, मतलब स्टैंडर्डाइज वर्ड यही है, लेकिन ऑल्टरनेटिवली वर्ड कैरिंग अमाउंट, डब्ल्यूडीवी, बुक वैल्यू, ये सब कुछ यूज होता रहता है। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड? जब भी कोई एसेट लेंगे उस वक्त हमेशा कैसे मेजर करेंगे? कॉस्ट पे, लेकिन उसी वक्त फिर ये डिसाइड कर लेंगे कि अब फ्यूचर में हमने इसे कॉस्ट मॉडल की बेस पे सब्सिक्वेंटली मेजर करना है या रिवैल्यूएशन मॉडल। तो अब हम आज से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे
कि रिवैल्यूएशन मॉडल में कैसे मेजरमेंट ऑफ एसेट होती है। तो एक नीचे अगर हेडिंग लिखना, रिवैल्यूएशन मॉडल। मॉडल तो सर तब होते जब हम लोग बाय करते थे, बाद नहीं बेटा, कॉस्ट मॉडल उस वक्त नहीं होता। जिस वक्त हम बाय करते हैं उस वक्त एसेट कॉस्ट पे होता है, उस वक्त कोई मॉडल नहीं होता, कोई मॉडल उस वक्त नहीं, उस वक्त कॉस्ट पे एसेट रिकॉर्ड होते। जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो उस दिन अभी आप डिसीजन लेंगे कि फ्यूचर में मैंने इसे किस मॉडल पे रखना है। शुरू में हमेशा किस पे उसने रिकॉर्ड होना है, किसी मॉडल पे नहीं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना। सब्सीक्वेंटली खरीदने के बाद अब आप डिसाइड करेंगे कि मैंने इसे फ्यूचर में किस मॉडल पे रखना है। तो कौन कौन से मॉडल्स की चॉइस है? कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन। कॉस्ट मॉडल होगा तो आप क्या करते रहेंगे? रिवैल्यूएशन मॉडल अगर होगा तो आप क्या करेंगे? पेज नंबर जरा 90 निकालो, बुक है, बुक से जरा हेल्प लेनी है। आपस की बहस बेटा बिल्कुल खत्म कर दीजिएगा कैंडी। नई चीज है, कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ आपको पता है, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं। बाद में फिर आपस में बातें तो कर लेंगे, बाद में फिर सवाल भी पूछेंगे, हालांकि साथ वाले को क्या पता रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है। तो प्लीज कंसंट्रेट जिन जो बातें हो रही हैं। हर नई चीज टाइम मांगती है, कंसंट्रेट करें। पेज नंबर 19 जरा ढूंढिएगा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ रहना, आपने जहां जहां कैंडी आपसे कहूंगे साथ साथ चलते जाइएगा। पेज नंबर 19 पे मिड से तकरीबन मिड के अराउंड रिवैल्यूएशन मॉडल एक हेडिंग लिखी होगी। अच्छा, 2 दफा लिखी होगी, मैं दूसरी हेडिंग की बात कर रहा हूँ जहां दूसरा दफा लिखा हो रिवैल्यूएशन मॉडल। मिल गया कहीं? एक तो ऊपर लिखा हो ना रिवैल्यूएशन मॉडल सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, वो तो थोड़ा सा मैंने आपके सामने लिख के कर दिया, लेकिन उससे नेक्स्ट हेडिंग पे आएगा जरा। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर रही है कोई कंपनी अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के एसेट्स को सब्सिक्वेंटली मेजर करने के लिए, तो फिर रिवैल्यूएशन मॉडल में होता क्या? आइए जरा फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें इसमें। इफ रिवैल्यूएशन मॉडल इज अडॉप्टेड, क्या करते हैं फिर हम? कैरिंग अमाउंट इज कंपेयर्ड विद द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। सबसे पहले तो ये सेंटेंस एक दफा दोबारा देख के बोलना है। फेयर वैल्यू का बेटा मीनिंग हो जाएगा मार्केट वैल्यू। अगर बेटा कॉस्ट मॉडल है ना, कॉस्ट मॉडल है तो आपने एक एसेट खरीदा, उसकी कॉस्ट पे उसे रिकॉर्ड कर लिया, इसके बाद फिर उसकी मार्केट वैल्यूज में क्या चेंज आ रहा है ये आपका कंसर्न ही नहीं है। आपने बस क्या देखना कि कॉस्ट की बेस पे, मेथड की बेस पे डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, वो बस आपने रिकॉर्ड करते रहना। अब मार्केट वैल्यूज अगर कभी आप देखेंगे भी तो तब देखेंगे शायद जब डिस्पोजल होगी। कॉस्ट मॉडल अगर है तो कॉस्ट पे रख लिया, बस डेप्रिशिएट करते जा रहा है। मार्केट में वैल्यूज कम हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, उससे अब आपका कॉस्ट मॉडल में कोई कंसर्न नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स आपने बेचना है। फिर डेफिनेटली जब बेचेंगे तो मार्केट में बेचेंगे, लेकिन वो फिर डिस्पोजल है उसकी, इस वक्त अब कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना है सब्सिक्वेंटली, तो फिर आप जिस डेट पे भी रिवैल्यूएशन करना चाहते होंगे उस डेट पे एसेट की कैरिंग अमाउंट बनती होगी, उसको उसकी मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके फिर चेक करेंगे कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है या कम है। डिफरेंस हो सकता है, किसको किससे कंपेयर करेंगे? किस दिन? कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, फेयर वैल्यू सिंपली मींस मार्केट वैल्यू, लेकिन किस दिन, जिस डेट पे आपने रिवैल्यूएशन करनी है। तो आए जरा समझने के लिए छोटी सी नीचे एक एग्जांपल है, उसको गौर से देखते हैं। रिवैल्यूएशन डेट है 30 जून 10 2010। रिवैल्यूएशन डेट का मीनिंग ये होता है कि जिस दिन आप कंपैरिजन कर रहे हैं कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का। तो लेट्स अज्यूम एज अ फर्स्ट डिस्कशन हम 30 जून 2010 पे एक कंपैरिजन कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये कंपैरिजन तभी कर रहे होंगे जब हम रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर रहे होंगे। कुछ बात समझ आ रही? प्लीज एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार कोशिश करूंगा रिपीट करता रहूं ताकि आप लोग सही तरह अपने ज़हन में सेट करते जाएंगे। तो लेट्स से आपके पास एक मशीनरी थी, अब डाटा लिखा हुआ है, बट तो जाने समझ। इसको जब कभी खरीदा था तो कितने का खरीदा था? कुछ अर्से से यूज कर लिया था तो क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस हो गई थी। अब कैरिंग अमाउंट इसकी थी 350,000। किस दिन? हाँ जी, डाटा लिखा हुआ है 30 जून 2010 की बात हो रही है। कितने की मशीन रह गई थी? 3,50,000 की। देन फिर अगर आपने रिवैल्यूएशन करनी है तो आप
मार्केट से इसकी मार्केट वैल्यू ढूंढा करेंगे विच मींस फेयर वैल्यू। तो 6 लाख सपोज इज द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ दिस रिवैल्यूएशन। यहाँ जरा रुक के एक छोटी सी चीज जरा सही क्लियर कर लें दोबारा, क्या हम ये मशीन बेचने लगे हैं? ये कोई सेल अब नहीं हो रही, हम सिर्फ एक कंपैरिजन करके ये देखने लगे हैं कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है या कम है। ये मशीन जरा अपनी ही समझे, गौर से दोबारा डाटा देखें। आपकी बुक्स में ये मशीन कितने पे है? 350,000 पे नहीं, अब 350 पे रह गई। कितने पे थी? 5 लाख। कितने पे रह गई है? और अब इसकी मार्केट वैल्यू क्या है इस वक्त? अब इसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख है। नहीं इस वक्त मतलब 30 जून 2000, इस वक्त अब मार्केट वैल्यू 6 लाख। अपनी ही मशीन समझे, बताएं कैसा लग रहा? क्या यू आर एक्सपेक्टिंग गेन और लॉस? एक्सपेक्टिंग गेन लॉस। एक जरा नीचे आए थोड़ा सा, मैं बाद में इसको फर्दर डिस्कस करता हूँ। एक दूसरी एग्जांपल साथ बीच में रखना है। क्या लॉस भी हो सकते हैं? नीचे थोड़ा सा आइएगा, एक नंबर 2 एग्जांपल लिखी होगी थोड़ा सा नीचे इसी पेज पे। एक अनदर एग्जांपल, उसका उस एग्जांपल से कोई लिंक नहीं है। लेट्स अज्यूम 30 जून 2015 रिवॉल्यूशन डेट है। रिवॉल्यूशन डेट पे आप कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपेयर करेंगे। लेट्स अज्यूम एक बिल्डिंग है, कॉस्ट इसकी थी 15 लाख। कंपैरिजन जब आप कर रहे हैं तो उसकी कैरिंग अमाउंट रह गई है 11 लाख। ये बिल्डिंग मेरी समझ लें, इसकी सपोज फेयर वैल्यू है 1.5 लाख। मुझे कैसा लगना चाहिए? क्या गेन्स भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई गेन एक्सपेक्टेड है या लॉस एक्सपेक्टेड है? वापस फर्स्ट एग्जांपल में चले जाएं, ऊपर ऊपर थोड़ा सा चले जाएं, डाटा देखें और से। अगर बेटा फेयर वैल्यू ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, तो ये एक एक्सपेक्टेड गेन है। एक्चुअल गेन तभी होगा जब बेचेंगे, तो ये बेच नहीं रहे, सिर्फ एक कंपैरिजन हो रहा है। तो जो एक्सपेक्टेड गेन होता है, अगर आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में फेयर वैल्यू ज्यादा है, तो जितने से ज्यादा है वो एक्सपेक्टेड गेन इस IAS 16 के स्टैंडर्ड में कहलाता है रिवैल्यूएशन सरप्लस। 6 लाख के नीचे एक लाइन ढूंढेगा, देयर इज एन अनरियलाइज्ड भी वर्ड होता है और एक्सपेक्टेड गेन के लिए वर्ड है। अनरियलाइज्ड का मतलब जब भी कमाया सॉर्ट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड गेन है। तो देयर इज एन, बोले वर्ड दोबारा, अनरियलाइज्ड गेन व्हिच मींस एक्सपेक्टेड गेन। कितना कितना कितना? 3,50,000 या 6 लाख? डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंस 2,50,000 कैलकुलेट करना होगा। 6 लाख माइनस 350,000, तो व्हाट इज 2,50,000? एक एक्सपेक्टेड गेन है जिसे स्टैंडर्ड में क्या बोला जाता है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस कब आता है? जब फेयर वैल्यू ज्यादा होती है, फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज्यादा होती है। इसका फिर क्या होना है वो आपसे भी पूछता हूँ, अभी थोड़ा दोबारा नीचे आ जाए। जब सिचुएशन अदरवाइज हो जाए, मींस फेयर वैल्यू कम हो जाए, तो फिर वी आर एक्सपेक्टिंग गेन या लॉस? तो नीचे वाला एक सेंटेंस अंडरलाइन करें 1.5 लाख के नीचे आके, देयर इज एन एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ हाउ मच? डिफरेंस 11 लाख माइनस 1,50,000, 9,50,000 कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो लॉस है इसे फिर क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन लॉस। तो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में अगर फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा, और अगर वाइस वर्सा मींस फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से कम है तो रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा। क्या ये एक्चुअल गेन्स और एक्चुअल लॉसेस हैं? अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट होगा तो जिस डेट पे रिवैल्यूएशन हो रही है, आप कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का कंपैरिजन कर लेंगे, जिससे आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि मार्केट वैल्यू कम या ज्यादा होने की वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग गेन या लॉस। ठीक हो गया सर? एनी कंफ्यूजन? अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ आना हमने, तो पहले जरा एग्जांपल नंबर 2 जो नीचे पढ़े थे उसी को जरा पहले फाइनल करना जरा। अगर तो गेन बेटा एक्सपेक्टेड हो, आपको ये कुछ वर्ड्स आपके होपफुली ज़हन में आना चाहिए, एक्सपेक्टेड गेन्स, एक्सपेक्टेड लॉसेस, कभी इस तरह की चीजें सुनी है आपने? अगर तो गेन्स एक्सपेक्टेड हो तो उनकी ट्रीटमेंट बाद में मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, लेकिन अगर लॉसेस एक्सपेक्टेड हो तो उनका क्या होता है? उनको उस वक्त रिकॉर्ड किया जाता है जब वो हो जाते हैं या इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेते हैं? ये सुना होगा सर आपने? हाँ जी, वही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो अगर तो लॉस एक्सपेक्टेड है तो उसे तो फिर हम इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले आ जाए लॉस की तरफ बात करें। कितना लॉस एक्सपेक्टेड था? बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग 9,50,000। तो अगर इवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट हुआ है
और लॉस है, तो हमारी बुक्स में ये बिल्डिंग 11 लाख पे आ रही थी और अब इसकी फेयर वैल्यू 1,50,000 रह गई है। तो इन अदर वर्ड्स ये बिल्डिंग कितने से कम हो रही है? तो अगर लॉस है तो इट मींस आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही होगी। तो सिंपल सी डबल एंट्री क्या बन जाएगी? हिम्मत 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 हिम्मत। सही साइड ये है कि आप पहले ये ज़हन में लाएं कि एसेट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? कितने से कम हो रहा है? और क्या लॉस है? तो साथ ऑपोजिट साइड पे वर्ड आ जाएंगे रिवैल्यूएशन लॉस, और ये रिवैल्यूएशन लॉस सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। आपके पास एक एंट्री लिखी हुई है, उसके साथ अपने हाथ से लिखेंगे। तो अगर तो रिवैल्यूएशन लॉस है तो इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा, इवन दो कि एक्सपेक्टेड लॉस है। सॉर्ट अप किस चीज की एप्लीकेशन हो रही है? वंस अगेन वही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो आपके वर्ड पढ़ा है कभी यार? वो कुछ तो पढ़ा होगा यार, जो मैं पूछता हूँ बस वही नहीं पढ़ा। मैं सर आया इसलिए मेरे से कोई बात ही नहीं करता, और सभी इस तरह ना करें, कंसंट्रेशन का काम है। अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए प्लीज मेरे से दूर करें, भी साथ वाले को क्या पता, वो तो खुद सोच जाइए क्या हो रहा है। रोज आते हैं कुछ नहीं काम शुरू हो जाता है। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लाएंगे भी, इस एंट्री के इफेक्ट्स क्या होंगे अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट सोची जाए तो? लॉस नहीं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में ही है। प्रॉफिट एंड लॉस में तो एसेट कोई नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बस ये मैंने ज़हन में लाना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जहां और एक्सपेंसेस आ रहे होंगे वहां ये रिवैल्यूएशन लॉस का वर्ड भी होगा। हाँ डेफिनेटली जो सेकंड इफेक्ट है बिल्डिंग क्रेडिट, इससे क्या होगा? हमारी जो बिल्डिंग की 11 लाख पे, अब वो 1,50,000 पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फाइनली रह जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर इवैल्यूएशन हमारी बिल्डिंग बस फेयर वैल्यू के बराबर हो जाएगी। कितने से कम होके कितनी रह जाएगी? 11 लाख से कम होके बस 1,50,000 रह जाएगी। कितने से कम कर दिया हमने उसको? जितना डिफरेंस था, जितना डिफरेंस 950 था। देन ऊपर आ जाए मशीनरी, तो मशीनरी वाली एग्जांपल थी। मशीनरी वाली एग्जांपल में 6 लाख फेयर वैल्यू होने की वजह से 2,50,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस था, वो एक्सपेक्टेड गेन। अब गेन्स अगर एक्सपेक्टेड हो तो वो इमीडिएटली फिर प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं होते। लॉसेस अगर एक्सपेक्टेड हो तो इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में चले जाते हैं, लेकिन अगर गेन्स एक्सपेक्टेड हो तो इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाते। इस सरप्लस का क्या होता है? मेरी बात जरा 1 मिनट पहले पूरी होने देनी है आपने, इंशाल्लाह मैं फिर सबको समझा सकूं। अगर सरप्लस बेटा है तो आप बस ये बता दें एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो एंट्री बनेगी फिर मशीन डेबिट, और उसके अगेंस्ट फिर वर्ड्स आ जाएंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। लेकिन बाद 1 सेकंड पूरी करने दें मुझे। कितने से ये एंट्री हो रही है? डिफरेंस एंट्रीज हो रही हैं। डिफरेंस 3,50,000 पे एसेट था, 6 लाख पे जाएगा तो एसेट 2,50,000 से बढ़ रहा है। लेकिन क्योंकि ये जो सरप्लस है ये एक्सपेक्टेड गेन है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं नहीं जा रहा। ये कोई अदर इनकम टाइप कोई चीज नहीं है। इसका क्या होना है? बिल्कुल कंसंट्रेशन। ठहरे 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 ठहरे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा ज़हन में लाएं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ज़हन में लाएं। सबसे पहले क्या आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? नॉन करंट एसेट्स, हिम्मत हिम्मत, आगे आगे। करंट एसेट्स टोटल हो जाएगा, इक्विटी में आ जाए। कल तक के डिस्कशन के बाद आपको इक्विटी में क्या क्या पता है क्या आता है? प्लीज हिम्मत हिम्मत, नो ओपनिंग नो ओपनिंग नो ओपनिंग नो ओपनिंग। कैपिटल आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं, और बस आपको ये 2 चीजें कल तक पता है। उसके बाद मैंने फिर इनका टोटल कर दिया था तो टोटल इक्विटी बन गई थी, ऐसे था। लेकिन बेटा अगर किसी एसेट की रिवैल्यूएशन पे सरप्लस आ जाए तो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के बजाय इक्विटी की हेडिंग में ही एक थर्ड कंपोनेंट के तौर पे आ जाएगा। इमीडिएटली आफ्टर रिटेन्ड अर्निंग्स रिवैल्यूएशन सरप्लस का भी एक हेड अपीयर हो जाएगा। क्या ये रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा है? प्रॉफिट बेटा तब अफेक्ट होता है अगर ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। प्रॉफिट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेट होके आ गई हैं, एक अलग हेड बन रहा है। किस नाम से? किस जगह?
रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से इक्विटी में बन रहा है, और मेरी इस एंट्री की वजह से इस रिवैल्यूएशन सरप्लस के सामने इस एग्जांपल के मुताबिक 2,50,000 रुपीस की फिगर आ जाएगी। इन अदर वर्ड्स, अब ये तीन फिगर्स मिलके इक्विटी का टोटल बनेगा। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? एक मिनट मैं बताता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। मशीनरी डेबिट का मतलब नॉन करंट एसेट्स में मशीनरी बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल 3,50,000 में 2,50,000 ऐड होके 6 लाख पे मशीनरी फेयर वैल्यू पे आ जाएगी। और जो इसका सेकंड इफेक्ट है वो नीचे एसेट्स के बाद नीचे आते जाए इक्विटी में आके रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद एक नया हेड अपीयर हो जाएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री मशीन डेबिट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस? नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। सिर्फ इफेक्ट कहाँ और कहाँ है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में एसेट प्लस हो जाएगा और इक्विटी में आके एक नया हेड अपीयर होगा बाय द नेम ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस और इक्विटी का पार्ट बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स, आज की इस डिस्कशन के बाद आपके जहन में इक्विटी में कितने हेड्स आने चाहिए? कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट हुआ। अपने हाथ से राइट साइड पे जगह है, एंट्री भी लिखें बुक पे ही लिखें, ये सब बुक पे ही साथ साथ छोटी छोटी चीजें नोट करें, और साथ अगर प्रेजेंटेशन भी ये बना लो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंटेशन। अब काइंडली याद है पहले नोट कर लें, फिर डेफिनेटली हो सकता है नई चीजें अगर कोई कंफ्यूजन आएगी अपने जहन में तो डिस्कस कर लें। अगर लिखने के बाद कर लेंगे तो रिलैक्स रिलैक्स। जी नोट करके काइंडली बताइए जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप। जी अब आप कुछ करें। नहीं बेटा, मैंने जो वर्ड्स कहे आपने पूरे सुने। प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है, तो अगर लॉस एक्सपेक्टेड हो तो इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में चला जाता है, लेकिन अगर गेन एक्सपेक्टेड हो तो इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता और ना ही गया। नहीं, कैपिटल अब बहस खत्म होगी, इक्विटी सही वर्ड है। हाँ जी, इक्विटी का पार्ट ये एक एक्सपेक्टेड गेन है। अभी इसमें से शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स हैज नो राइट कि वो इसमें से डिविडेंड्स ले सके, ड्राइंग्स हो सके। एक अलग हेड है, जब तक इसे कमाएंगे नहीं उस वक्त तक हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट नहीं जी। इसलिए लिखा है ताकि रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करने की वजह से एसेट्स अपनी मार्केट वैल्यू पे आते हैं। अगर आप इसे रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो एसेट आपकी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड ही नहीं हो सकेगा। एसेट अगर 3,50,000 का रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट हुआ है तो इसका मतलब फिर ये ना कि एसेट्स का फेयर वैल्यू पे आना है। तो फेयर वैल्यू पे कब आएगा ये? जब 3,50,000 से बढ़ के ये 6 लाख तक पहुंचेगा। लेकिन उसका फिर एक सेकंड इफेक्ट भी होगा, लेकिन सेकंड इफेक्ट जो है वो क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड गेन है, एक्चुअल गेन नहीं है, इसलिए उसे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाना। उसे आपने फिर एक सेपरेट कंपोनेंट के तौर पे रिकॉर्ड कर लेना जब तक ये रियलाइज ना हो।
अल्हम्दुलिल्लाह बराबर, ये क्या बात कर दी आपने। इसका एक इफेक्ट एसेट्स में प्लस हो रहा है, नहीं एसेट्स और इक्विटी बराबर कोई नहीं होती, ये कौन सी, नहीं बेटा इक्विटी नहीं, टोटल एसेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटीज बराबर होती है। तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे मेरी इस एंट्री का एक इफेक्ट एसेट में बढ़ जाएगा, तो एसेट्स में 2.5 लाख का इजाफा हो गया, और दूसरी तरफ देखेंगे तो इक्विटी में भी 2,50,000 का इजाफा हो गया। एसेट्स ओवरस्टेट नहीं हुए, एसेट उस वैल्यू पे चले गए जिस वैल्यू पे वो है। ये एसेट अब 6 लाख का या 3,50,000 का है, देखिए बेटा ये 3,50,000 का है या 6 लाख का है, 6 लाख का है, तो 6 लाख तक आ गया, तो वो स्टेट नहीं है बल्कि एक्चुअल फिगर पे आ गया, जिस फिगर का वो है, जिस फिगर पे उसे आना चाहिए शायद वो है। ज्यादा बेहतर मेथड ये रिवैल्यूएशन मॉडल ही है। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक सेकंड ध्यान में लाइएगा जी, इसके ऊपर लिखा होता है एज ऑन, ये एज ऑन का मतलब क्या होता है, नहीं एज ऑन ये इस दिन की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो इस दिन इस एसेट की बताएं वैल्यू है कितनी, 3.5 लाख या 6 लाख, तो आइडियल यही है, बेहतर यही है कि ये 6 लाख पे आए, लेकिन कंपलसरी नहीं है, चॉइस अवेलेबल है। कंपनीज चाहें तो कॉस्ट मॉडल यूज कर लें, कंपनीज चाहें तो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर लें, लेकिन एक शेयर होल्डर बने आप जरा, एक शेयर होल्डर कंपनी का ओनर, कंपनी के ओनर्स को अगर अपने एसेट्स की आज की मींस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट की वैल्यूज पता चले तो उनके लिए ज्यादा बेहतर, रादर देन कि वो पता चले कि ये खरीदा कितने का था, वो तो बहुत पुरानी बात होगी। तो रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट तो किया जा सकता है, लेकिन अडॉप्ट करते हुए फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी वायलेट नहीं होने चाहिए। तो अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करेंगे तो एसेट अपनी फेयर वैल्यू पे आ जाएगा, लॉस है तो इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, लेकिन अगर सरप्लस है तो क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड गेन है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, एक अलग इक्विटी का हेड बनता है। अब ठीक है बात, ये आप कुछ करें। सर ये मिस यूज कहाँ से आ गया सर, कमाल हो गई है सर, सारी कैसे हो सकता है सर, कमाल हो गया। और सर मेरी बात तो सुना, मेरी मुझे भी चांस देना, ये मिस यूज का वर्ड पाकिस्तान में कैसे हो सकता है। अरे तो आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान में ये मिस यूज वर्ड आ कैसे गया। असल में आजकल आपके हाथ में मोबाइल है, पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ देखते रहते हैं। पाकिस्तान में बेटा 99.9% ये चले 99% मुसलमान लोग हैं, कैसे झूठ बोल सकते हैं। अब ठंडे दिल सोच के बता, कभी अल्हम्दुलिल्लाह आप पे इत्तेफाक हुआ, तो क्यों लोगों को ऐसा समझते हैं। मिस यूज तो बेटा यहाँ सब कुछ ही हो सकता है, तो स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं ये अंडरस्टूड बात है कि आप जैसे नौजवान अप्लाई करेंगे तो यकीनन आपकी बात ठीक है, हम जैसे लोग तो वैसे ही हैं जैसे आपने बोला, लेकिन स्टैंडर्ड्स में जो लिखा हुआ है मिस यूज, क्योंकि यूज लोगों ने करना होता है, तो ये तो कोई भी चीज मिस यूज हो सकती है, लेकिन आप लोगों से एक्सपेक्टेड एज एन अकाउंटेंट कि ये आप नहीं करेंगे। अभी आपने पीआरसी के बाद रहे, आप जो भी सब्जेक्ट अभी पढ़ेंगे ना, टैक्स पढ़ेंगे, ऑडिट पढ़ेंगे, FA2 पढ़ेंगे, और भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं है, ये हर जगह एक एथिक्स का भी एक चैप्टर है, तो एथिकल बिहेवियर भी अकाउंटेंट्स को याद करवाया जाता है, पता तो सबको ही होता है, तो मिस यूज से बड़ा कुछ भी हो सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन हुई है, मशीनरी खरीदी, फर्ज करें हम एंट्री ना करें तो किसी को क्या पता, सेल हुई है एंट्री ना करें, या सेल 5 लाख की हुई है, एक जीरो और लगा दो, 2-4 और लगा दें, कम कर दें, तो ये तो सब कुछ ही हो सकता है। तो मिसयूज तो किसी भी ट्रीटमेंट को किया जा सकता है, लेकिन व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी, ये कर क्यों रहे हैं, मैंने जरा वो समझाने की कोशिश की है। तो अगर इसे सही अप्लाई किया जाए तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये शायद ज्यादा शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल, एक अगर आप एक कंपनी के ओनर बन के सोचें तो आपको शायद ये फिगर अगर पता चले कि अब मेरे एसेट्स कितने के हैं, ये ज्यादा रेलिवेंट फिगर है रादर देन कि आपको ये पता चले कि एसेट खरीदा किस दिन था और कितने का खरीदा था, वो तो पुरानी बात होगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्योंकि किसी स्पेसिफिक डेट की होती है, अगर आपको उस डेट की वैल्यूज पता चले तो आपके लिए ज्यादा वो बेनिफिशियल फिगर होगी, मीन्स ताकि आपको सही अंदाजा हो सके मेरे अब एसेट्स कितने के हैं। ठीक है, तो मिस यूज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब नहीं हुआ करेगा, चेंज आ गया हुआ, ठीक है क्लियर। लॉस से बेटा आप IS2 आप कहते हैं पढ़ा हुआ आप लोगों ने, तो बस ठीक है वो
एक अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट सुना है कभी? क्या है एक्रूअल कॉन्सेप्ट? जब एक्सपेंस इंकर हो जाए उसे रिकॉर्ड करना है, जब इनकम अर्न हो जाए उसे रिकॉर्ड करना है। इसी तरह फिर मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट भी है कि इमटेरियल आइटम्स को इग्नोर करना है। मैं शॉर्ट वर्ड्स में बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद एक मैचिंग प्रिंसिपल भी शायद था, उसमें ये था कि जितने पीरियड की इनकम्स लेनी है उतने पीरियड के एक्सपेंसेस भी लें। तो अकाउंटिंग जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स की बेस पे है। उसमें से एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी है कि अगर आपको ये एक्सपेक्टेड है कि लॉस हो जाएगा तो रादर देन कि आप एक्चुअल इवेंट का वेट करें, आप उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लें। मीन्स उसे अपने एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के नहीं, ओवरस्टेट करके नहीं, और लाइबिलिटीज को अंडरस्टेट करके रिकॉर्ड ना करें। तो इस तरह से वो कुछ चीजें थी। मेरे ख्याल अब इस वक्त अगर मैं उस तरफ चला गया तो ऐसे ना तो सही सब याद करवा सकूंगा। तो लेकिन बार उसकी एप्लीकेशन ये है कि अगर कोई लॉस एक्सपेक्टेड हो तो उसे इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करें, लेकिन अगर गेन एक्सपेक्टेड हो तो इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड ना करें। ठीक है जी कोई और कंफ्यूजन है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे ख्याल आपने जो बातें जो की हैं क्लियर होगी। जी सर जी आइए जरा, ये जो सारी बात हुई इसको जरा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ें। बात ये हो रही थी, कंसंट्रेशन प्लीज, हमेशा इनिशियली रिवाइज कर लेंगे थोड़ी सी चीज, दोबारा शुरू से करो। हमेशा जब भी कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आइटम खरीदेंगे तो इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करें? कॉस्ट मॉडल पे नहीं, कॉस्ट पे। मॉडल वर्ड यूज होता है जब खरीद लेने के बाद की बात हो रही है। सब्सिक्वेंटली फिर दो मॉडल्स हैं। पहला मॉडल ये है कि कॉस्ट पे ही रखें और बस जितनी डेप्रिसिएशन सब्सिक्वेंटली बन रही है वो लेस करके अपनी कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते चले जाएं। लेकिन एक ऑल्टरनेट मेथड क्या है कि आप रिवैल्यूएशन मॉडल भी यूज कर सकते हैं। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करेंगे तो दोबारा पेज नंबर 19 पे हूं मैं, फर्स्ट लाइन से शुरू कर लें, जो मेन लाइंस आई थी वो दोबारा मैं से सुनो। तो फिर आप कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर फेयर वैल्यू ज्यादा होगी तो उस एक्सपेक्टेड गेन का फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस कहेंगे। रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर होगा तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही होगी तो एसेट ने हमेशा डेबिट ही होना है, और अपोजिट साइड पे एंट्री पूरी करने के लिए रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा। आपके पास जो एंट्री बुक में लिखी हुई थी मशीनरी डेबिट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 2,50,000, उसके नीचे एक ब्रैकेट लिखी हुई है, ऊपर 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 2.5 लाख वाली एंट्री के, उस ब्रैकेट को अंडरलाइन करें। दिस एंट्री हैज नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरह की बातें ध्यान में रखनी है। इस एंट्री का इफेक्ट बस कहां जाएगा? नॉन करंट एसेट्स में और इक्विटी में। बस ठीक हो गया। स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में ही नॉन करंट एसेट्स और इक्विटी पे इफेक्ट जाएगा। इसके बाद फिर वो लिखा भी हुआ जो अभी आपने बोला, रिवैल्यूएशन सरप्लस इज प्रेजेंटेड विद इन इक्विटी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देन नीचे आ जाए लॉस, अगर आ जाए हमें कैसे पता चलेगा लॉस है? फेयर वैल्यू कम है कैरिंग अमाउंट से, जो डिफरेंस बनेगा वो फिर रिवैल्यूएशन लॉस है। रिवैल्यूएशन लॉस लेकिन इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तो एसेट बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा? तो डबल एंट्री बनाने का तरीका ये कि एसेट क्रेडिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट होता है। तो रादर देन कि हम इस एंट्री को रट्टा लगाएं, कॉन्सेप्चुअली क्लियर करें। अगर एसेट बढ़ रहा है तो एसेट डेबिट होके फिर सरप्लस आ रहा होगा, और अगर एसेट कम हो रहा है लॉस की वजह से तो एसेट क्रेडिट एंड लॉस डेबिट होता है। ठीक है। और एक सेंटेंस लिखा होगा नीचे 9,50,000 वाली एंट्री के नीचे, रिवैल्यूएशन लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रेट अवे इन द पीरियड इन विच इट अराइजेस। जिस पीरियड में अकर होगा, अराइज होगा, उसी पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस में सीधा चला जाएगा। मेरी सारी डिस्कशन की एक कंक्लूजन आ रही है आखिरी दो लाइनों में इसी पेज के एंड पे। तो आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, जब हम रिवैल्यूएशन की एंट्रीज कर लिया करेंगे तो देयर कुड बी अ, अच्छा सॉरी, रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में क्या क्या आ सकता है? रिवैल्यूएशन सरप्लस भी और लॉस भी होगी। अगला सेंटेंस, आफ्टर रिवैल्यूएशन वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी इक्वल टू इट्स फेयर वैल्यू।
ये सेंटेंस जरा ऊपर एग्जांपल 1 में जाए दोबारा। एसेट की वैल्यू थी कितनी रिवैल्यूएशन से पहले? फर्स्ट एग्जांपल 3,50,000। अगर हम 2.5 लाख रुपए से एंट्री कर लें तो क्या एसेट फिर मशीन फिर 6 लाख पे आ जाएगी? 6 लाख मींस फेयर वैल्यू पे आ जाएगी। सेकंड एग्जांपल में नीचे रिवैल्यूएशन से पहले हमारा एसेट 11 लाख का था, फेयर वैल्यू कितनी थी? 1,50,000, डिफरेंस था 9,50,000। अगर 9,50,000 से हम एसेट क्रेडिट कर दें तो 1,50,000 पे आ जाएगा। इट मींस चाहे सरप्लस हो चाहे लॉस हो, जब आप उसकी अकाउंटिंग कर लेंगे तो देन एसेट की जो फिगर है वो फिर फेयर वैल्यू की इक्वल हो जाएगी। समझ आती है? 2.5 लाख से रिकॉर्ड करने से एसेट बढ़ा के 6 लाख पे एसेट चला जाएगा, और 9,50,000 से एसेट कम करके भी 1,50,000 मींस फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। आफ्टर द एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? वो फेयर वैल्यू के इक्वल हो जाएगी अगर हमने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया है तो। क्लियर है सर? अब आखिरी सवाल फिर यहाँ तक ये रह जाएगा कि जो फ्यूचर की डेप्रिसिएशन होगी आफ्टर इवैल्यूएशन, जो फ्यूचर की डेप्रिसिएशन होगी वो फिर आप कैरिंग अमाउंट ओरिजिनल पुरानी पे चार्ज करेंगे या कॉस्ट पे चार्ज करेंगे या फिर फेयर वैल्यू पे चार्ज करेंगे? तो आखिरी सेंटेंस देखें लास्ट, आफ्टर इवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर एसेट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जब एसेट 6 लाख या 1,50,000 पे आ जाएगा तो फ्यूचर में फिर 6 लाख और 1,50,000 ही डेप्रिशिएट होगा। किस तरह डेप्रिशिएट होगा? ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या होती है ये इंशाल्लाह फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। रिमेनिंग लाइफ का वैसे मीनिंग जितनी इसकी रिमेनिंग बच गई है, अगर एग्जामिनर खुद से बताएगा तो अकॉर्डिंगली कर लेंगे, अगर नहीं बताएगा तो हम काउंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब एसेट लिया तो यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स थी, और जब आपने रिवैल्यूएशन फर्स्ट की तो 3 साल गुजर गए थे, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी? तो ये काउंट भी हो सकती है और एग्जामिनर बता भी सकता है। सेंटेंस दोबारा बोल दें, आफ्टर रिवैल्यूएशन किसको किस पे डेप्रिशिएट करना है? फेयर वैल्यू डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब एक नजर खुद से कर ली देख लें, अगर स्टिल कंफ्यूजन है तो पहले उसको रिजॉल्व कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कर लीजिए। और जब भी कभी मैं इस तरह कहूँ पढ़ने के बाद कि इंडिविजुअली रिवाइज करें तो इसका मतलब यही होता है कि अपना रिवाइज करें। अक्सर आपका ध्यान उस वक्त साथ वाले पे चला जाता है हालांकि वो पढ़ना चाह रहा होता है। जी सर। बेटा एग्जामिनर क्या क्या बताएगा अभी हम सोच भी नहीं सकते। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आगे बढ़ते चले जाएं। हमारे साथ क्या क्या हो सकता है इंशाल्लाह आपको अंदाजा होता चला जाएगा। लेकिन इसमें डरने की परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज जब भी फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं होती है, आहिस्ता 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 चीजें याद भी हो जाती हैं, अप्लाई भी हो जाती हैं। तो आप जैसे नौजवानों को कोई इश्यू नहीं है, माशाल्लाह आप तेज लोग हैं। सिर्फ मेरा काम तो ये होता है बस आपको बताना है, बाकी इंशाल्लाह आपने आराम से सीखना। तो कोई बात नहीं, कोई डरने खौफजदा होने की बात नहीं। माशाल्लाह आप तेज लोग हैं। जी कंटिन्यू रिवाइज कर लें। स्टिल किसी बात में कोई कंफ्यूजन? एसी बेटा रहने दे, एसी बेटा ठंड लगी। ये बेटा रिमेनिंग लाइफ लेनी है, अगर यही सवाल है तो चला देता हूँ, मतलब कोई हर्ज नहीं है, अभी सारे चलवा देता हूँ। ठंडी एक नजर रिवाइज करें, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर उतने अरसे में पिघल गए तो इंशाल्लाह फ्रीजर मंगवा देता हूँ। ये बड़ा रिमेनिंग लाइफ डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट फिर फेयर वैल्यू पे आ जाएगा एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो सबसिक्वेंटली फिर एसेट की जो फेयर वैल्यू उसको हम रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे मेरे ख्याल अभी इस वक्त फिगर्स नहीं है मेरे पास, तो जैसे ही फिगर्स आएंगे इंशाल्लाह बता देता हूँ। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो लिमिटेड सा भी डाटा है उसकी बेस पे आगे चलते हैं। होना बस क्या प्रिंसिपली चाहिए वो मैंने बता दिया। ये तो क्लियर हो गया ना कि एसेट अगर फेयर वैल्यू पे आ गई
नॉन करंट एसेट्स में मशीनरी में जी ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज ठीक हुई? ये आवाज ठीक होगी कैंडिडेट? जी कोई और कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन है? चलिए रजिस्टर खोलें और एक एग्जांपल लिखें। जहां आपने भी रिवैल्यूएशन मॉडल मेरे ख्याल हेडिंग लिखी थी रजिस्टर पे, वहीं से आगे शुरू करें। इधर दो केसी चला दें जरा। जी एक डाटा जरा काइंडली रजिस्टर पर अपने हाथ से जरा नोट कीजिएगा। लेट्स अज्यूम एक मशीनरी है थर्टीएथ जून 2019 एज ऑन, आवाजें खत्म करें प्लीज। मशीनरी है एज ऑन 30 जून 2019, साथ साथ नोट करना। और इस डेट पे उसकी कैरिंग अमाउंट थी लेट्स अज्यूम 5 लाख। लेकिन इस मशीनरी को अपने रिवैल्यूएशन मॉडल पर रखा हुआ था और इस डेट पे आपने कंपैरिजन किया तो सपोज फेयर वैल्यू है 8 लाख, ना करें सर। 30 जून 2019 है, कैरिंग अमाउंट 5 लाख है, फेयर वैल्यू है 8 लाख, डिफरेंस कितना बनता है 3 लाख। गेन है एक्सपेक्टेड गेन, इसके जरा वर्ड सही करना जरा। एक्सपेक्टेड गेन को लेकिन लिखा कैसे करेंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस है। कब सरप्लस होगा कब लॉस होगा? जी अब सरप्लस की बेटा एंट्री बता दें। मशीन डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से? डिफरेंस से या फेयर वैल्यू से? डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस। कितने पे मशीन थी, अब कितने पे आ जाएगी? 5 लाख पे थी, 3 लाख रुपए से डेबिट होके 8 लाख पे आ जाएगी। और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं नहीं बेटा, एसेट्स में तो मशीनरी एसेट में चली गई। मशीनरी डेबिट होके 3 लाख प्रॉफिट नॉन करंट एसेट्स में मशीनरी में प्लस हो गया है। रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्रेडिट इफेक्ट जो है ये आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी में नजर आएगा अंडर आफ्टर द हेडिंग ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। दो अलग हेड्स हैं प्लीज। एसेट डेबिट होके नॉन करंट एसेट्स में इंक्रीज आएगा और सरप्लस क्रेडिट होके इक्विटी में इंक्रीज आएगा। अब ठीक है यहाँ तक? आई होप कि ये मैंने यहाँ तक बात पुरानी ही की है। लेकिन बेटा ये सेम मशीन नेक्स्ट लाइन में लिखा है, सेम मशीन again revalued on
30th June 2020 suppose. जी सर, मैंने पहले क्या डेट लिखी थी ऊपर? 30th June 19 पे जब आपने रिवैल्यूएशन की थी तो 3 लाख रुपीस का रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया था। अब मैंने जो नेक्स्ट डेट लिखी है इसका मतलब है 1 साल बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहला अब यहाँ सवाल ही पैदा होता है कि क्या नहीं मतलब बाकी चीजें तो पुरानी होंगी, थोड़ी स्पीच में और नई चीजें ऐड करें। क्या हर साल रिवैल्यूएशन करना कंपलसरी है? क्या रिवैल्यूएशन कुछ साल के गैप से भी हो सकती है? सबसे पहली चीज के दो मॉडल्स हैं, एक है कॉस्ट मॉडल, एक है रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर तो है कॉस्ट मॉडल फिर तो रिवैल्यूएशन का सवाल ही नहीं, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो क्या हर साल रिवैल्यूएशन कंपलसरी है? हर साल बेटा रिवैल्यूएशन कंपलसरी नहीं है। और से मेरे वर्ड सुनते रहिएगा, बोल रहा हूँ, आपको लिखा भी मिलेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेट कीजिएगा। हर साल रिवैल्यूएशन करना IAS 16 के मुताबिक कंपलसरी नहीं है। रिवैल्यूएशन सिर्फ तभी होनी चाहिए व्हेन एवर फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट में सिग्निफिकेंट मटेरियल डिफरेंस आ जाए। एक वर्ड शायद बार बार यूज होगा, मटेरियल। मटेरियल मींस मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। तो हर जो एक एसेट है उसकी रिवैल्यूएशन हर साल कंपलसरी नहीं है, लेकिन रिवैल्यूएशन कब हो जानी चाहिए? व्हेन एवर देयर इज अ सिग्निफिकेंट मटेरियल डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू। अब डेफिनेटली जो मैंने सेंटेंस बोला है प्रैक्टिकली तो रियल लाइफ में आप खुद इस सेंटेंस को अप्लाई करेंगे। हर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे देखा करेंगे कि हमारा एसेट अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो उसकी कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसीजन आपका नहीं होगा, ये आपका एग्जामिनर बताएगा। अगर हमें हर साल रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन है तो हम हर साल रिवैल्यूएशन कर लिया करेंगे, लेकिन अगर कुछ सालों का गैप है तो ये भी एक्सेप्टेबल है, और फिर एग्जामिनर ही हमें बता रहा होगा कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस कब आ रहा है। लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड्स अगर कभी आपसे मैं पूछूं क्या रिवैल्यूएशन हर साल कंपलसरी है, तो आपके जहन में इसका आंसर क्या आएगा? हर साल कंपलसरी नहीं है। कब हो जानी चाहिए? जब भी कभी कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस आ जाए। अगर सपोज मैंने 2019 के बाद दोबारा 2020 की डेट पे आपके सामने रिवैल्यूएशन करने की कोशिश की है, तो क्या अगले ही साल के एंड पे दोबारा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया होगा? नहीं आ गया होगा। इस केस में अगर मैं लिख रहा हूँ कि सेम मशीन अगेन रिवैल्यूड ऑन 30th June 2020, तो क्या इस डेट पे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया होगा? लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इस 2020 की जगह 2022 फॉर एग्जांपल लिख दूं, तो इसका मतलब 2020 पे 2021 पे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया होगा। लेकिन अगर मैं 2020 डेट पे दोबारा रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में दोबारा किस किस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया होगा? कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया होगा। तो हम यही 2020 के बेस पे पहले एग्जांपल कर लेते हैं आगे। तो लेट्स अज्यूम जब इस डेट पे हमने रिवैल्यूएशन की, तो नेक्स्ट लाइन में लिखना है इस डेट पे रिवैल्यूएशन लॉस आया सपोज 4 लाख रुपीस का। क्या ये जरूरी है कि हर रिवैल्यूएशन पे सरप्लस ही आए? क्या ये जरूरी है कि हर एसेट की रिवैल्यूएशन पे हमेशा सरप्लस या लॉस ही आए? हो सकता है किसी डेट पे जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो एसेट की मार्केट वैल्यू ज्यादा है और सब्सिक्वेंटली मार्केट वैल्यूज में चेंज आने की वजह से मार्केट वैल्यूज कम भी हो सकती हैं। यहाँ तक जो आपने लिखा है मतलब इसका ये बनेगा कि जो फर्स्ट ईयर मैंने अज्यूम किया था उसमें मार्केट वैल्यू ज्यादा हो रही थी और देयरफॉर 3 लाख रुपए का सरप्लस था। सेकंड केस में मैंने अब आपको कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यूज बताने की बजाय स्ट्रेट अवे यही बता दिया है कि एसेट कितने से कम हो रहा है। ये कैरिंग अमाउंट मैंने आपको बताई है या फेयर वैल्यू? ये मैंने कैरिंग अमाउंट बताई है या फेयर वैल्यू? मैंने इसका डिफरेंस बता दिया है। इस डिफरेंस एसेट बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा? इस डिफरेंस एसेट कम हो रहा होगा, देयरफॉर मैंने इसका क्या नाम रख लिया है? रिवैल्यूएशन लॉस। यहाँ तक बात समझ आ गई प्लीज मेरी सारी? तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन जब इस मशीनरी की हुई तो 3 लाख सरप्लस आया था और सब्सिक्वेंटली जब इसी मशीनरी की दोबारा रिवैल्यूएशन हुई तो
अब सपोज रिवैल्यूएशन लॉस आ गया, इकट्ठे सारे, ये यहाँ तक मेरे डाटा में कोई मसला, बाकी इसका होना क्या है वो आपको पता भी है, कुछ मैं एक आध बात बता देता हूँ, तो इंशाल्लाह स्टेप बाय चलते जाएं, कोई ट्रीटमेंट से मुश्किल नहीं है, आप लॉजिकल बस सोचते रहिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी बात समझ आ गई सबको यहाँ तक? देन सर जी अगर ये फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन लॉस हो, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन लॉस हो, तो रिवैल्यूएशन लॉस स्ट्रेट अवे कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन लॉस आता तो आप एंट्री करते मशीनरी क्रेडिट रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, और लॉस सारा का सारा कहाँ जाता? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। लेकिन ये इस मशीनरी का फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन लॉस नहीं है, इस रिवैल्यूएशन लॉस से पहले पिछली एंट्री देखें, इस मशीनरी का एक सरप्लस आया हुआ था। सरप्लस और लॉस का मीनिंग ज़हन में रखिएगा, सरप्लस का मतलब है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेन होगा, लेकिन सब्सिक्वेंटली मार्केट वैल्यू चेंज होने की वजह से अब क्या लग रहा है कि लॉस होगा। तो अगर तो फर्स्ट टाइम लॉस आए प्रॉफिट लॉस में जाएगा स्ट्रेट अवे, लेकिन अगर सरप्लस के बाद लॉस आए, फुल कंसंट्रेट किसके बाद आए? सरप्लस के बाद लॉस आए, तो पहले अब ये लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा, और अगर लॉस की अमाउंट ज्यादा है सरप्लस से तो फिर बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। अगर फर्स्ट टाइम लॉस आए तो सीधा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगले वर्ड मेरे दोबारा गौर से सुनने आपने, अगर सरप्लस के बाद लॉस आए तो पहले ये लॉस सरप्लस को ढूंढेगा, कंसंट्रेट, इसे सरप्लस कहाँ नजर आएगा? इक्विटी में नजर आएगा। कितना नजर आएगा अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन? 4 लाख लॉस आया है, पहले 4 लाख में से 3 लाख का लॉस सरप्लस जो इक्विटी में पड़ा था उससे नेट ऑफ हो जाएगा, और सरप्लस फिर जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या लॉस फिर भी बच जाएगा? वो फिर 1 लाख का लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब ये ना कह दीजिएगा अगर कम होगा इंशाल्लाह वो भी होने लगा, अगर वो होगा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन अगर लॉस इज मोर देन सरप्लस तो पहले लॉस सरप्लस से बड़ा एडजस्ट होगा, और अगर लॉस ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। इस केस में एंट्री कैसे बनेगी? पहले आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है। अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तो क्या एसेट ने बढ़ना है या कम होना है? कितने से कम होना है? उससे 4 लाख से ही कम होना है। तो एंट्री बनाने का तरीका ये रहेगा कि पहले आप एसेट पे फोकस करें। तो मशीनरी क्रेडिट बाय, मत लिखेगा पहले सुने, मशीनरी क्रेडिट बाय 4 लाख, मशीनरी ने तो 4 लाख से कम ही होना है। फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट टाइम लॉस आता तो आप क्या एंट्री करके बात खत्म कर देते? रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट करके बात खत्म कर देते। लेकिन अगर ये सब्सिक्वेंटली लॉस आया है और सरप्लस पहले से पड़ा है तो पहले ये लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में रहेगी। अब सरप्लस से एडजस्ट होने का मीनिंग क्या है? ये लॉस है, ये डेबिट फिगर है। लॉस क्रेडिट फिगर होती है डेबिट, लॉस इटसेल्फ डेबिट फिगर, और सरप्लस अभी तक क्या पता आपको? एक क्रेडिट फिगर है। तो इस लॉस ने जब सरप्लस से नेट होना है तो क्या सरप्लस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? ठहरे लेट मी कंप्लीट। एक रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर विजुलाइज करें, आप बाद में बनाएगा। लास्ट ईयर के एंड पे जब 30 जून 2019 पे रिवैल्यूएशन हुई थी सर, तो आपने जब ईयर एंड पे एंट्री की 30 जून 19 पे क्या एंट्री की थी? मशीनरी डेबिट सरप्लस क्रेडिट। मैं पिछले साल में वापस चला गया, तो सरप्लस पे फोकस करें। रिवैल्यूएशन सरप्लस का कोई लेजर बनेगा? सर जी प्लीज बनेगा सर। सरप्लस क्रेडिट हो रहा है, किस तरह फिगर आएगी? क्रेडिट साइड पे। रेफरेंस क्या आ जाएगा? मशीनरी आ जाएगा। डेट क्या आ जाएगी? 30 जून 19, 30 जून 19। ये ईयर एंड पे ये एंट्री हुई थी। 3 लाख की एंट्री होने के बाद अगर इस लेजर को बैलेंस करना है तो 3 लाख का क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अब नेक्स्ट इवैल्यूएशन किस डेट पे हुई है?
30 जून 2020 के एंड पे हुई है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट सही मिला है 1 जुलाई 19, विच मीन ये जो 3 लाख है ये फिर नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनेगा हमारे वाले साल में। सॉरी, ब्रॉड डाउन क्रेडिट बैलेंस 3 लाख फिर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बन जाएगा किस डेट पे 1 जुलाई 2019। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? क्या सरप्लस कोई प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की आइटम है? क्या इसका सीडी नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनेगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के जो हेड्स होते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी, उसके कैरेट डाउन नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बन जाते हैं। अब ये जो सरप्लस है 3 लाख क्रेडिट फिगर है, अब इसको जरा 4 लाख के साथ देखें जरा। 4 लाख का लॉस आया है, इस 4 लाख में से अब 3 लाख का जो लॉस है उसने सरप्लस से एडजस्ट होना, मींस लॉस डेबिट होने की बजाय सरप्लस डेबिट होगा। सरप्लस डेबिट होने का मीनिंग क्या है? बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो लॉस किससे एडजस्ट हो रहा है? लॉस किससे नेट ऑफ हो रहा है? मींस से जब आप एंट्री कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन लॉस हेड बन जाना था अगर सरप्लस ना होता, लेकिन अगर सरप्लस पड़ा है तो रिवैल्यूएशन लॉस की जगह क्या डेबिट हो जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस। व्हाट इज द मीनिंग डेबिट हो जाएगा? क्या किससे खत्म हो गया? लॉस सरप्लस से नेट हो गया। अब टू व्हाट एक्सटेंड ये एंट्री हो सकती है? नहीं मतलब सरप्लस कितना डेबिट हो सकता है? 3 लाख, 3 लाख से ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि 3 लाख ही वो पड़ा है। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी रह जाएगी? 1 लाख। और 1 लाख फिर कहाँ जाएगा? इसके साथ वर्ड्स क्या आएंगे? रिवैल्यूएशन लॉस। और रिवैल्यूएशन लॉस फिर कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो 3 लाख का सरप्लस डेबिट हुआ है, इसके डेबिट होने से क्या होगा? जो आपका सरप्लस का क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा 3 लाख, वो फिर नेट ऑफ होके 0 हो जाएगा, मींस वो खत्म हो जाएगा। कुछ समझ आई मेरी बात? दोबारा जरा एंट्री मेरी देखें। मैंने जो 3 लाख डेबिट किया, क्या डेबिट करने की बजाय क्या डेबिट हो गया? लॉस डेबिट होने की बजाय सरप्लस डेबिट होने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में 3 लाख नहीं जा रहा, इक्विटी में 3 लाख की जो फिगर पड़ी थी सरप्लस की, वो इस लॉस के साथ नेट ऑफ हो जाए। यहां तक जरा लिख लें, फिर मैं जरा लेजर जो मैंने बनाया था वो मैं पहले कंप्लीट करूं, वो भी बनाइएगा जरा। ये जो राइट साइड पे मैंने लेजर खोला ये आप बाद में बना लीजिएगा, पहले ये नीचे वाली एंट्री लिख लें, फिर मैं उसकी 2020 में भी पोस्टिंग कंप्लीट करता हूँ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं? एंट्री बनाने का, सरप्लस और लॉस की एंट्री बनाने का मैं तरीका आपको क्या बताना चाह रहा हूं। पहले फोकस करें एसेट पे, और अगर सरप्लस है तो एसेट ने डेबिट ही होना है, बढ़ना ही है, और अगर लॉस है तो एसेट ने कम ही होना है। और बाद में फिर ये डिसाइड करना है कि सरप्लस या लॉस का क्या होना है। अगर फर्स्ट टाइम लॉस है तो क्या होना है? हिम्मत जवानो, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, सीधा सारा का सारा कहाँ जाना है? अगर फर्स्ट टाइम सरप्लस है तो क्या होना है? फर्स्ट टाइम सरप्लस है तो सरप्लस का क्या होना है? उसने इक्विटी में जाना है, पहले ये जेहन में ले आना। अब मैंने यहाँ नई बात क्या की है कि अगर पहले सरप्लस आया था और बाद में उसी सेम एसेट का रिवैल्यूएशन लॉस आ गया है, तो लॉस में पहले सरप्लस से एडजस्ट होना है। अगर लॉस ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर ने प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाना। ओके प्लीज। अब ये जो दूसरी एंट्री की आपने, जरा इस दूसरी एंट्री को भी मुझे पहले पोस्ट करवा दें, फिर आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस का भी जरा लेजर खुद से बनाना है। ये जरा डबल एंट्री, बल्कि पहले इसके पूरे फैक्ट्स ही बता दें। ये जो लास्ट एंट्री हमने कर ली, ये एंट्री के फैक्ट्स कहाँ कहाँ जाएंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होकर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा,
4 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा या 1 लाख? सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट लॉस में आएगा। और मशीनरी जो है नॉन करंट एसेट्स में, उसमें से 4 लाख रुपया माइनस होता है। मैं इसमें से सिर्फ आपके साथ रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर बना रहा हूँ। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में मेरी इस डबल एंट्री का कहाँ कितना इफेक्ट आएगा? 3 लाख। इसका रेफरेंस बताएं, 3 लाख का डेबिट साइड पे क्या आएगा? हिम्मत 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 हिम्मत, नो 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 नो, रेफरेंस ऑपोजिट प्लीज। मशीनरी और डेट अगर लिखना चाहें तो ईयर एंड पे जब रिवैल्यूएशन हुई है तो 30 जून 2020 की डेट आ जाए। और एक सेकंड वाइंड अप कर लें जरा। आफ्टर दिस एंट्री पे सरप्लस कितना रहेगा? सरप्लस किधर गया? लॉस के साथ सेट ऑफ हो, लॉस के साथ सेट ऑफ हो। अब आप लोग इस राइट साइड वगैरह पे ना बनाइएगा, अलग खोल लें जरा नीचे जहां भी एंट्रीज आपने की, रिवैल्यूएशन सरप्लस का एक लेजर भी शुरू कर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा साथ है सारे। तो कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? जी मारूफ साहब, ये जब बात इंशाल्लाह होगी तो एग्जामिनर बताएगा बेटा। मैं इस वक्त अज्यूम कर रहा हूँ फर्स्ट एग्जांपल्स में ईयर एंड पे है रिवैल्यूएशन, लेकिन रिवैल्यूएशन की कोई भी डेट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट्स करते जाएंगे। जी रिवैल्यूएशन लॉस का एक अलग लेजर बेटा बनेगा, उसके डेबिट साइड पे इस केस में 1 लाख होगा, मशीनरी का बैलेंस होगा, और लेकिन जब हम लेजर बैलेंस करेंगे तो फिर ये 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में जाना, वो जिस तरह हम डिस्पोजल अकाउंट वगैरह में नहीं लिखते थे। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हेड्स हैं उसके फिर हम ब्रैकेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस। सर जाने दें उससे, सारे जाने दें सर, बात तो एक ही हो जाएगी, तो फिर यही कर लेते हैं सर, फिर ये कर लेते हैं, फिर वो कर लेते हैं जो बुक में है सर, अगर बात एक ही है। जी जी नहीं, पहले आप लॉस डेबिट करके फिर क्या मतलब, एक टेम्परेरी एंट्री कर रहे हैं ना, और सर वो क्यों लॉस क्रेडिट क्यों हो रहा है? फिर आप उसमें और फंसेंगे, वो ट्रांसफर एंट्री बन जाएगी। तो 2 एंट्रीज करने की बजाय सिंपली क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे वर्ड सुने दोबारा। 3 लाख का जो लॉस है सरप्लस के साथ एडजस्ट हो जाए और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में रख जाए। तो ऐसे दो एंट्रीज बन जाएंगी जो आप कह रहे हैं, नेट इफेक्ट उसका भी सेम। जी जी अगर इवैल्यूएशन लॉस फर्स्ट टाइम आया है तो मेरी तरफ देख के सारे एंट्री बोला, इवैल्यूएशन लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट, और इवैल्यूएशन लॉस सारा का सारा आपका प्रॉफिट लॉस में है। अगर पहले किसी रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में सरप्लस आया था और बाद में सेम एसेट की सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन की वजह से लॉस आ गया है, सेम एसेट, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर, ये नहीं हो रहा बिल्डिंग का सरप्लस मशीनरी के साथ एडजस्ट हो जा रहा है या मशीन फर्नीचर का एडजस्ट हो रहा है बिल्डिंग के साथ, सेम एसेट सेम मशीन, डिफरेंट मशीन हैं तब भी नहीं। तो ये मुझे जरा खुद कंप्लीट करना है, मैं बताने लगा। आने दें सर आगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ जब भी आ रहा है, अगर पहले सरप्लस आया था और उसी सेम एसेट का दोबारा लॉस आ जाए, कभी भी आ जाए, जरूरी नहीं अगले साल आ जाए, अगर इस साल इवैल्यूएशन ना की होती 2021 या 22 में की होती तो सरप्लस आया था, जितना पड़ा अभी तक उतने लॉस पहले सरप्लस से एडजस्ट होगा और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में। तो आप परेशान ना हो, कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो मैं खुद बताऊँ। ये सारी सरप्लस का लेजर बन गए, सरप्लस का लेजर बन गया है। यहाँ जरा एक आखिरी चीज जरा और बीच में ऐड कर लें इसी एग्जांपल में, लेट्स अज्यूम 2021 डेट आई है, 30 जून 2021 की डेट आई है, मींस अगला साल फिर एंड हो गया। लेट्स अज्यूम दोबारा रिवैल्यूएशन लॉस आ जाए, बताएं रिवैल्यूएशन लॉस अगर दोबारा आ जाए तो क्या होगा? अब सरप्लस है ही नहीं, प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। सपोज रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए,
पुरानी बहस खत्म होगी हुई है, पुरानी बहस खत्म होगी हुई है। अब सरप्लस दोबारा आएगा तो दोबारा मशीनरी डेबिट, सरप्लस क्रेडिट और इक्विटी का पार्ट बना, तो वही होगा जो होना चाहिए। लेकिन एक सिनेरियो और बना लेते हैं पहले। ये भी हो सकता था, मैंने अभी ये अज्यूम किया है, मैंने ये अज्यूम किया है कि सरप्लस पहले था 3 लाख पिछली लास्ट रिवैल्यूएशन पे, और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पे फिर लॉस आया है 4 लाख। फॉर एग्जांपल अगर रिवैल्यूएशन लॉस आता 2 लाख तो फिर क्या होता है वो लिख के कर लेता हूँ। इफ सपोज नेक्स्ट लाइन लिखता हूँ, मैं इसी सिनेरियो में जरा चेंज कर रहा हूँ। If suppose instead of revaluation loss of rupees 4 lakh on 30th June 2020, revaluation losses rupees 2 lakh, then if suppose instead of revaluation loss of rupees 4 lakh on 30th June 2020, revaluation losses rupees 2 lakh, then फिर क्या होगा वो भी लिखते हैं। पहले ये जो मैं कह रहा हूँ इसको सही क्लियर कर लीजिएगा, गलत तरफ कोई ना जाइएगा। मैंने इस लाइन, इन मेरी लाइंस का मीनिंग क्या है, मतलब वो जो इससे पहले एंट्री हुई ना 4 लाख, अब वो जेल से निकालनी है आपने। अब 4 लाख की बहस नहीं है, फर्स्ट इवैल्यूएशन पे 3 लाख सरप्लस आया था, वो कॉमन है, लेकिन 4 लाख लॉस की जगह 2 लाख लॉस है। अपने जहन में रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर बनाएं, प्लीज बनाएं। 2020 के स्टार्ट पे उसका ओपनिंग बैलेंस बताएं, 3 लाख है, वहां तक कॉमन है, लेकिन अब लॉस 4 लाख नहीं है इस साल, 2 लाख है। क्या 3 लाख का सरप्लस पड़ा है यार? वो तो खत्म हो गया है। अब वो काइंडली जेन से निकालिएगा, मैं एक अलग सिनेरियो बना रहा हूँ। इंस्टेड के लॉस 4 लाख था, लॉस सपोज 2 लाख है, कहां तक कॉमन है कि सरप्लस 3 लाख ही था। ठीक है सर, तो एंट्री बनवानी है, कंसंट्रेट फुल करना है। अगर लॉस है तो एसेट बताएं, बढ़ेगा या कम होगा? इस केस में अब कितने से कम होगा? एसेट क्रेडिट होगा 2 लाख रुपीज। ये 2 लाख रुपीज कहाँ जाके अफेक्ट करेगा? मशीनरी क्रेडिट, ना 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 ना, मशीनरी क्रेडिट, मशीनरी क्रेडिट, मशीनरी में से 2 लाख माइनस हो जाएगा। इसको बेटा लहदा लहदा रखें यार। मशीनरी क्रेडिट का मतलब मशीनरी के लेजर में ये 2 लाख फिगर जाएगी और मशीनरी के लेजर में 2 लाख कम हो जाएगा। इस 2 लाख का सेकंड इफेक्ट सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाना था अगर सरप्लस ना पड़ा होता। लेकिन क्या सरप्लस पड़ा है? कितना पड़ा है? प्लीज 3 लाख पड़ा है, हम सिनेरियो चेंज कर रहे हैं। तो 3 लाख का जो सरप्लस पड़ा है उसने अब 2 लाख के लॉस से एडजस्ट होना है। क्या लॉस सरप्लस से कम है? क्या लॉस सरप्लस से कम है? क्या सारा लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो जाएगा? क्या सारा लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो जाएगा? क्या बैलेंसिंग पे सरप्लस ही बचेगा या लॉस बचेगा? तो आप गौर से वर्ड सुने मेरे तरफ, लॉस डेबिट होने की बजाय सरप्लस डेबिट होगा और कोई अमाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी। ठहर जाए ठहर जाए ठहर जाए, जज्बाती नहीं होना। क्या 2 लाख का लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो सकता है? क्या अभी भी सरप्लस ही बचेगा? अपने जहन में ही रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर खोलें, बड़े हो गए आप, ड्रॉप डाउन बताएं कितना है? 3 लाख। 2 लाख की एंट्री गौर से देखें, 2 लाख किधर जाएगा? डेबिट साइड पे रेफरेंस क्या नजर आएगा? क्या अभी भी सीडी बैलेंस 1 लाख है? अगर किसी दोबारा सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पे फिर लॉस आ गया
तो क्या फिर लाख तक एडजस्ट हो सकता है? और अगर लाख से ज्यादा लॉस आया तो वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। इस केस में कोई अमाउंट प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगी। कहाँ ये इफेक्ट्स जाएंगे? मशीनरी में से लेस होगी फिगर क्रेडिट, और सरप्लस में से 2 लाख डेबिट हो जाएगा। इस रिवाइज सिचुएशन में मुझे रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर बनवाएं। इस रिवाइज सिचुएशन में रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर इस साल के एंगल से स्टार्ट करवाएं। स्टार्टिंग पॉइंट 3 लाख, डेबिट साइड पे 2 लाख का रेफरेंस, सीडी बैलेंस क्या किससे कम था? लॉस सरप्लस से कम था, तो फिर प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं गया। इवन इन दिस केस फिर 1 लाख का अभी भी सरप्लस बचा हुआ है। इक्विटी जेन में बनाए, इक्विटी की हेडिंग जेन में बनाए, कैपिटल आ गया, रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई, उसके नीचे रिवैल्यूएशन सरप्लस के सामने 1 लाख अभी भी 30 जून 2020 के एंड पे आपको नजर आएगा। आई होप कि हम कोई बात समझ सके हैं। फर्स्ट रिवैल्यूएशन में 3 लाख सरप्लस ही आया था, सेकंड लॉस की जगह 4 लाख की जगह सपोज 2 लाख ना करिए खुदा की। लेकिन ना साथ वाले से पूछते ना, मैं साथ वाले ने पंगा लिया। ये जो साथ वाले जानबूझ के तंग करते हैं, मैंने नहीं कहा हुआ, मैंने कहा भाई को तंग करके रखा। तो आप होंगे अगर साथ वाले के पास जाएंगे, मेरे पास आएंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि तंग ना हो। ये साथ वाले भाई ने इसको मैंने अपने साथ मिलाया था। जब भी वो बात करें किसी जानबूझ के गलत बात करनी तो फंस जाना। तो बेहतर ये बात जैसे प्लीज मेहरबानी करें, अपना अपना सोचें, मोहल्ले को ना मिलाएं, तो पैनल डिस्कशन का फैसला ना करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गया प्लीज? ये किस साल का सरप्लस का लेजर बनाया मैंने? 2020 के एंगल से दोबारा बनाया इंस्टेड अज्यूम करके। कैरिंग अमाउंट बेटा नॉन करंट एसेट्स में जाएगा। जी बेटा यासीन साहब, एंट्री में कभी भी बैलेंसेस कैलकुलेट नहीं होता, बैलेंसेस पे लेजर बना के कैलकुलेट होते हैं। 2 लाख की एंट्री हमारी ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। मशीनरी क्रेडिट 2 लाख एंड सरप्लस क्रेडिट 2 लाख। 1 लाख की जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपको अपने लेजर के एंड पे एज अ सीडी नजर आएगी। ठीक है बेटा यासीन, एक मिनट। ये अकबर साहब जो आप बात कर रहे हैं ये इस तरह बेटा फायदा नहीं है। अगर पहले ये क्लियर कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो भी समझ आ जाएगा। कैरिंग अमाउंट नॉन करंट एसेट्स में जाएगी। अगर लॉस के बाद सरप्लस आ जाए तो जज़ाकल्लाह आपने बता दिया, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये क्लियर कर लेंगे सरप्लस के बाद लॉस आ जाए क्या वो भी हो सकता है, क्या वो भी हो सकता है? पहले बेटा ये कर लें, फिर इंशाल्लाह वो और इंशाल्लाह वो भी हो सकता है। इस तरह कैंडी करें, बिल्कुल साथ साथ चले, जो हो रहा है पहले उस पर फोकस करें। ये मौसम ठीक है जी। कैरिंग अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में जाएगी। जी भाई कह रहा है जी 2021 जरा सोच लें, तो यहीं से जरा 2021 जरा एक मिनट सोचने की कोशिश करें। बीडीएफ डेफिनेटली कितना होगा जी? बस करें 2021 अगर बेटा सोचें तो लेजर का ब्रॉड डाउन होगा 1 लाख। लेट्स अज्यूम नेक्स्ट ईयर दोबारा रिवैल्यूएशन हुई, वैसे हेल्थ और कंपल्सरी है, लेकिन सपोज वी क्योंकि कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया था, सपोज सरप्लस आ गया 2.5 लाख, क्या एंट्री करेंगे? मशीन डेबिट सरप्लस क्रेडिट 1 लाख पहले है, 2,50,000 और ऐड होके 350,000 हो जाएगा। इट मींस अगर सरप्लस के बाद सरप्लस दोबारा आ जाए तो कोई इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज भी ठीक आ रही है, सुनाई भी दे रहा है।
इंशाल्लाह उतनी देर में लाइट भी आ जाएगी। तो अगर 2 लाख, अगर 1 लाख का ब्रॉड डाउन है और फर्दर सपोज 2,50,000 सरप्लस आ जाए, तो सिंपली वही एंट्री होगी, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, और सरप्लस 1 लाख में 2,50,000 ऐड होके आपका ऑब्वियसली फिर क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम लॉस आ जाए तो 1 लाख तक अगर लॉस होगा तो एडजस्ट हो जाएगा, अगर 1 लाख से ज्यादा होगा तो फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगा। इन अदर वर्ड्स बाकी सारी बातें वही हैं जो शायद हमने पहले डिस्कस कर, पढ़ा जो हमने है वो पेज नंबर 20 निकालें। ये जो सारी बातें हुई हैं जरा अपने पास 2-3 पैराग्राफ तो हाईलाइट कर लें। पेज नंबर 20 के स्टार्ट में ढूंढिएगा, लिखा होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। 2 पैराग्राफ उसके नीचे लिखे हुए, जरा एक एक करके मेरे साथ पढ़े। सबसे पहले लिखा है रिवैल्यूएशन इज नॉट कंपल्सरी एवरी ईयर एज पर IAS 16। हर साल कंपल्सरी नहीं है। देन वो कहते हैं रिवैल्यूएशन एंट्रीज आर ओनली रिक्वायर्ड व्हेनेवर देयर इज अ मटेरियल, का मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस किस किस के दरमियान, बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू। हर साल रिवैल्यूएशन कंपल्सरी नहीं है। कब रिवैल्यूएशन हो जानी चाहिए, जब भी कभी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू आ जाए। ये प्रैक्टिकली एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसका आइडिया तो होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर हमें बताया करेगा कि कब रिवैल्यूएशन होनी है। हर साल भी की जा सकती है, गैप भी हो सकता है, पीरियड के स्टार्ट पे भी रिवैल्यूएशन हो सकती है, एंड पे भी हो सकती है। हमें कैसे पता चलेगा, हमें क्वेश्चन का डेटा इंशाल्लाह देख के पता चलेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ देयर इज अ लॉस, अब ये वही बात है जो भी थोड़ी देर पहले हुई है, इसे एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ। इफ देयर इज अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एन एसेट in an accounting period, but there is a balance of any revaluation surplus related to the, इसको तो अंडरलाइन करें, related to the same asset। अगर किसी एक मशीन का पहले सरप्लस आया था तो उसी मशीन का अगर लॉस दोबारा आया तो फिर वो लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा। इवन अगर मशीनें भी डिफरेंट हो रही हैं, मशीन 1 में अगर सरप्लस आया था और मशीन 5 का लॉस आया है तो ये एडजस्ट नहीं होना, सेम एसेट। और ये तो सवाल ही पता नहीं होता कि बिल्डिंग का सरप्लस था और मशीनरी का लॉस आ गया, सेम एसेट। सेम एसेट का मतलब वही एसेट। तो अगर किसी सेम एसेट की सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में लॉस आ जाए और पहले से कुछ सरप्लस पड़ा है तो क्या करना है, सेंटेंस पूरा कर लें। बिकॉज ऑफ एनी प्रीवियस रिवैल्यूएशन देन फर्स्ट एडजस्ट द लॉस अगेंस्ट सरप्लस एंड बैलेंस ऑफ लॉस इफ एनी, अगर हो तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा। एक दफा जरा खुद से सेकंड पैराग्राफ पढ़ना जरा, आराम 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 से। जी सर, ये अब याद रहेगा सर। 3 चीजें हुई हैं सर, उसमें जो नंबर 1, 2, 3 करके जरा रिवाइज करना। अगर फर्स्ट टाइम लॉस आए तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुई है, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है, इक्विटी में सरप्लस आ जाएगा। थर्ड ये बात हुई है कि अगर सरप्लस पड़ा था और उसी एसेट का सब्सिक्वेंटली रिवैल्यूएशन लॉस आ गया है तो प्लीज बताएं क्या होगा। पहले लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा, और अगर लॉस ज्यादा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और अगर लॉस ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब फिर सरप्लस ही का कोई रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा, उसका फिर वही होगा जो आपको पता। देन एक नेक्स्ट हेडिंग लिखें, अभी है टाइम 15 मिनट है जी। प्लस होता रहेगा, सरप्लस का बैलेंस प्लस होता 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 इक्विटी में एक्यूमुलेट होता रहेगा। नेक्स्ट एक हेडिंग लिखें, ट्रीटमेंट ऑफ, ना करें
बुक बंद करें दोबारा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन on the date of treatment of accumulated depreciation on the date of revaluation. हेडिंग लिखिए जरा, बताइए। अब बेटा इस हेडिंग को समझने से पहले ये मैंने क्या लिखा, आप पहले जरा एक एग्जांपल देखें बोर्ड पे। लेट्स अज्यूम एक मशीनरी है, उससे आपने 7 लाख रुपीस का परचेज किया। कंसंट्रेट सीक्वेंस से एंट्री शुरू करें। 7 लाख की मशीनरी की एंट्री बताएं। मशीनरी डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। लेट्स अज्यूम डेट इज 1 जनवरी 2019। देन सपोज 1 साल गुजर गया, इस मशीनरी की डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की बनी सपोज 70,000। डेप्रिसिएशन की एंट्री बताएं। बाय डिफॉल्ट आपके ज़हन में यही आना चाहिए कि डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेपरेट लेजर्स, नहीं सेपरेट लेजर्स फिलहाल, वो बचपन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, बचपन मींस कल तक बचपन। लेकिन लेट्स अज्यूम हमारा एग्जामिनर में कहता है कि मशीनरी अकाउंट को अपने डब्ल्यूबी पर रखना, हो सकता है सर? तो व्हाट इज द डबल एंट्री नाउ? डेप्रिसिएशन डेबिट मशीनरी क्रेडिट, मशीनरी के लेजर में आ जाए ज़हनी तौर पर, ये रेंड आ गया, डेप्रिसिएशन का रेफरेंस आ गया, मशीनरी क्रेडिट, अमाउंट लेट्स अज्यूम 70,000। इस लेजर को जरा ज़हनी तौर पे बैलेंस कर दें। 6,30,000 डेबिट बैलेंस। चले ज़हनी तौर के साथ साथ लिख के भी कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा सही है। तो बच्चों की अगर आपकी तरह पढ़ाई की नीयत हो तो रब हर तरफ आसानी करता है, गुजारा अब भी है, लेकिन उस तरह अपना रजिस्टर नजर नहीं आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अब दोनों नजर आ रहे हैं। एक मिनट सर जी, क्या बनाना शुरू कर दिए, तो गलत हो गया। नेक्स्ट है जरा ब्रॉड डाउन उठवाएं, डेबिट बैलेंस। अभी तक जो मैं एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस कर रहा था, मैंने ये अज्यूम किया था कि रिवैल्यूएशन हर साल के एंड पे हो रही है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। एग्जामिनर जिस वक्त हमें डाटा दे अकॉर्डिंगली हो सकती है। तो थोड़ी सी मैं सिचुएशन बदल रहा हूँ। 1 जनवरी 2020 का स्टार्ट आ गया, ऐसे ही सर किस दिन खरीदा था? 1 जनवरी 19, एक साल गुजरा, 1 जनवरी 2020 स्टार्ट आ गया। अब लेट्स अज्यूम इस डेट पे रिवैल्यूएशन करनी है। ये डिसीजन हमारा नहीं हुआ करेगा, रियल लाइफ में डेफिनेटली हमारा होगा, वो फिर इंशाल्लाह ऐसा सब बातें आपको समझ आ जाएंगी। लेकिन इस वक्त ये डिसीजन किसका हुआ करेगा, कब रिवैल्यूएशन होनी है, ये एग्जामिनर का डिसीजन होगा। तो हमें बेसिक प्रिंसिपल ज़हन में रखने, बाकी इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। जो भी रिवैल्यूएशन डेट होगी, हमने कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करना होगा। अब अगर 1 जनवरी 2020 पे ये रिवैल्यूएशन हो रही है, तो व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट? क्या ये 6,30,000 कैरिंग अमाउंट ही है? कैरिंग अमाउंट ही है? बनी बनाई नजर आ रही है? बनी बनाई नजर क्यों आ रही है? तो कैसेट अकाउंट डब्ल्यूडीबी पे कैरिंग अमाउंट पहले बनी हुई है। लेट्स अज्यूम इसकी फेयर वैल्यू इज देन, फेयर वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2020 इज रुपीज सपोज 8 लाख। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? 630
630 व्हाट इज फेयर वैल्यू 8 लाख। डिफरेंस कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर अलाउड है वैसे, जुबानी हो नहीं रहा, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ये इशू ना बनाए प्लीज। जुबानी सही समझ नहीं आ रहा, कैलकुलेटर पे आ रहा। 8 लाख माइनस 6,30,000 1,70,000 लॉस नहीं है, सरप्लस क्यों है, क्यों है, फेयर वैल्यू ज्यादा। आई होप कि हम यहां तक आ गए। 1,70,000 is revaluation surplus. What is the double entry of revaluation surplus? बोर्ड पे देखें जरा। आई होप कि ये वर्किंग कंपल्सरी नहीं है, 170 जहन में आ गया है। मशीनरी डेबिट होनी है, सरप्लस क्रेडिट होना है। इस वक्त फोकस रहा मशीनरी के लेजर पे है। 1 जनवरी 2020 मशीनरी डेबिट, मेरा रेफरेंस ठीक है, 1,70,000 रिवॉल्यूशन सरप्लस का रेफरेंस आ गया। अब दोबारा यहां तक जरा देख के बता दें, क्या 630,000 में 170 प्लस होके एसेट फेयर वैल्यू के बराबर हो जाएगा? इट मींस बेटा अगर एसेट अकाउंट WDV पे हो तो लेजर में ऑलरेडी WDV बनी हुआ करेगी। हमें शायद सिर्फ सरप्लस या लॉस की एंट्री करना होगी, उस एंट्री के बाद एसेट फेयर वैल्यू के बराबर हो जाएगा। और सब्सिक्वेंटली अगर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी तो पेज नंबर 19 जल्दी से खोल के सामने रखें, जल्दी 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 जल्दी। उसका लास्ट सेंटेंस बोलना जरा यहाँ आपने। अकॉर्डिंग टू माई फिगर्स 630 प्लस 170 8 लाख विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। उस बात पे मैं बाद में जाऊंगा। दोबारा बोर्ड पे एक सेकंड देखें, क्या मेरी इस एंट्री से एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट लेजर ऑफ एसेट अकाउंट में उतना ही बैलेंस हो जाएगा जितना होना चाहिए था? कितना हो जाएगा जितना होना चाहिए था? क्या एसेट रिवैल्यूएशन के बाद अपनी फेयर वैल्यू के इक्विवेलेंट आ जाएगा? तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है अगर एसेट अकाउंट WDV पे हो। तो बस यही है। अब मैं अभी डेप्रिसिएशन की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि डेप्रिसिएशन फ्यूचर के में चार्ज करने के लिए यूजफुल लाइफ का आइडिया होना चाहिए, तो वो इंशाल्लाह क्वेश्चन तक पहुंचेंगे तो कर लेंगे। फिलहाल कैंडी यहाँ तक जो मैंने लिखा है इसको एज इट इज नोट करना। जर्नलिस्ट कैंडी जरा नोट करके बताइए। डेफिनेटली हर साल का लेजर बैलेंस होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि अभी यूजफुल लाइफ की इंफॉर्मेशन यहाँ मैं अज्यूम नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ मेन चीज पे पहले फोकस हो जाएगा। दिखाया मैंने ये है कि 630,000 WDV है, 170,000 सरप्लस है। अगर रिकॉर्ड हो जाए तो 630,000 प्लस 170 एसेट फेयर वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। सरप्लस हो या लॉस हो, आफ्टर द एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट का बैलेंस शुड बी इक्वल टू द फेयर वैल्यू एंड इन फ्यूचर फेयर वैल्यू शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। एक सेंटेंस जरा बस लिख के उठिएगा तो फाइनली नोट कर ले यहाँ तक।
If asset account is at WDV, if asset account is at WDV, there is no need of any other entry on the date of revaluation except entry of revaluation surplus or revaluation loss. सर जी ऊपर करने लगा हूँ सर, कमाल होगी सर, ये ले सर, पहले कभी हुआ सर, इंशाल्लाह आज भी नहीं होगा, आगे ऊपर आगे नीचे पहुंचेंगे तो ऊपर आएगा नहीं. What is the meaning of this para? लिख के पहले पढ़ना है, फिर अपने लफ्जों में बताना. क्या ठीक हो गया सर, वही तो बताना. अपना अपना ठीक करके उठे ना. अब ये नहीं कि इसका टाइम नहीं हमारे पास. अगर एसेट अकाउंट WDV पे हो तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे बस कौन सी एंट्री ही काफी है. सरप्लस है तो उसे रिकॉर्ड कर लें, लॉस है तो उसे रिकॉर्ड कर लें, एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाएगा, कुछ और भी सोचने की जरूरत नहीं है. लेकिन उठते उठते बस सोच जाएं, इंशाल्लाह कल फाइनल करेंगे. अगर एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट अलग हो, सोचना अलाउड है, जाते जाते सोचते रहें. अगर एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट अलग हो तो क्या एसेट के लेजर में WDV पहले बनी होगी? तो फिर शायद WDV बनानी पड़ेगी. तो इंशाल्लाह कल बात करेंगे. आप लोगों ने प्लीज आज जो पढ़ा है सारा, ये प्लीज आराम से घर बैठ के अकेले आधा पौना घंटा खामोशी से बैठ के रिवाइज करना है. नया कुछ नहीं दे रहा, रिवाइज वो होना चाहिए, कल मैंने जुबानी सुनना है. अल्लाह हाफिज.